अरे यार मोटूलाल, कल तो पेपर है यार, प्लीज यार मेरी हेल्प कर दो। ये क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, इतना तो सिंपल चैप्टर है, ये भी तुम्हें समझने की जरूरत पड़ रही है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। लेकिन यार मुझे जरा भूख लग रही थी, थोड़े जरा 2-4 पैकेट चिप्स ले आओ, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ, हाँ एक चॉकलेट भी ले आना यार, मीठे में कुछ हो जाए। अरे यार मोटूलाल, तुम तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, मैं ये सारी खाने पीने की चीज तुम्हारे लिए ले ही आता हूँ। अरे वाह भाई चीकू, मजा ही आ गया। चलो अब इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं जरा मन्नू भैया से। तुम बार बार भूल जाते हो कि मैं भी तो मन्नू भैया से ही पढ़ता हूँ। बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया है उन्होंने ये चैप्टर। अरे मोटू लाल, तुम्हारी बड़ी गलत बात है, अकेले अकेले खाए जा रहे हो सारी चीज़ें। मेरे साथ भी शेयर कर लेते कुछ। तो चलो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आखिरकार हम फोर्स किसे बोलते हैं? देखो, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को पुश या पुल करते हैं तो हम लोग क्या अप्लाई कर रहे होते हैं? हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं फोर्स। तो अगर आपने किसी भी चीज़ को खींचा या किसी भी चीज़ को आपने पुश करा, धक्का दिया, तो आपने क्या अप्लाई करी है? फोर्स। अच्छा, फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ का स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो स्टेट चेंज करने का मतलब क्या हो गया? मान लो कोई चीज़ रेस्ट पर है तो उसे हम लोग मूव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। जैसे कि ये मज़े से रखा हुआ है रिमोट ऐसे यहाँ पर, तो अब मुझे इसको मूव करना है तो मैं क्या करूँगा? एक फोर्स अप्लाई कर दी तो ये रिमोट मूव करने लगा। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ मूव कर रही है और आपको उसे रोकना है तो आप क्या कर सकते हो? फोर्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया है, ये बच्चा इस फुटबॉल को मार रहा है, ये देखो रेस्ट पर है ये फुटबॉल। जैसे ही इसको किक करेगा ये फुटबॉल मूव करने लग जाएगी। तो ये क्या आ गई? मोशन के अंदर आ गई। अब ये बच्चा इस मूव करती हुई फुटबॉल को पकड़ के रोक रहा है। तो जब ये रोक रहा है तो क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई करके इस फुटबॉल के ऊपर, मतलब रोक कर फोर्स अप्लाई कर क्या कर रहा है? इस मूविंग चीज़ को रेस्ट पर लेकर आ रहा है। तो फोर्स की हेल्प से हम लोग कोई चीज़ अगर रेस्ट पर है तो उसे मोशन में ला सकते हैं, कोई चीज़ अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट पर ला सकते हैं। देखो, और भी गेम के अंदर फोर्स का एप्लीकेशन है। जैसे क्रिकेट के अंदर देखो, बॉल को रोका जाता है तो इसे रेस्ट पर लाने की कोशिश करी जाती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर लाया जाता है। सेम विद हॉकी। ठीक है, ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। तो फोर्स के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन फोर्स तभी हम लोग फोर्स किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरैक्ट करें। तो मतलब मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए फोर्स अप्लाई करने के लिए, या 2 से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि एक ये कार है, अब ये कार के पीछे आदमी खड़ा है तो ये सोच रहा है कि मैं इस कार को मूव कर दूं। क्या कर सकता है? नहीं मूव कर सकता जब तक ये इसको पुश करना शुरू नहीं करेगा, जब तक ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे। ये दोनों लड़कियां हैं, ये एक दूसरे को पुश कर रही हैं। तो क्या आप गैस कर सकते हो कौन किसको पुश कर रहा है इन दोनों लड़कियों में से? अच्छा, एक ये वाला गेम, इसको किकली बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर, मतलब आपकी लोकेलिटी में या आप जिस जगह पर रहते हो उस जगह पर इस गेम को क्या बोला जाता है? कमेंट ज़रूर करना। मेरी लोकेलिटी में तो इसे क्या बोला जाता है? कीकली बोला जाता है इस गेम को। तो ये वाला जो गेम है ये भी हम लोग फोर्स की हेल्प से खेल पाते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर इस बुल को पुश करने की कोशिश कर रहा है। कौन? ये फार्मर होगा शायद बेचारा। तो बड़ी फोर्स अप्लाई कर रहा है ये इसको क्या करने की कोशिश कर रहा है? ही इज़ ट्राइंग टू पुल इट, पुल करने की कोशिश कर रहा है, पुश नहीं पुल करने की कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और पुश कौन कर रहा है? पुश देखो ये आदमी कर रहा है इस कार को। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेकिन क्या हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट टचिंग? यहाँ पर आप देख रहे हो चारों तरफ फोर्स को अप्लाई करा है विद ओनली टचिंग।
टच करके ही फोर्स को अप्लाई करा है। क्या हम फोर्स को बिना टच करे भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, ये है राज की बात। अब राज की बात तो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन कैसे? जैसे देखो, मैग्नेट एक दूसरे को पुश और पुल करती हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स विदाउट टचिंग। फोर्स विदाउट टचिंग है ये। तो यहाँ पर देखो, जब आप मैग्नेट को, दो मैग्नेट्स हैं ये अपोजिट पोल्स वाली, तो जब आप इन्हें पास में लेकर आओगे, नज़दीक लेकर आओगे, ये दोनों से अट्रैक्ट हो जाएंगी। और जब आप सेम पोल्स वाली मैग्नेट ले लोगे, जैसे नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, इन दोनों को आप मिलाने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेंगी? एक दूसरे को पुश करेंगी। और जब ये अलग अलग अपोजिट पोल्स वाली होंगी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। सेम देखो यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर भी सेम पोल्स की मैग्नेट रखे, साउथ पोल और साउथ पोल वाली, इन दोनों को हमने मिलाने की कोशिश करी है, तो ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को रिपेल कर रही है, अलग अलग कर रही हैं। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि जो मैग्नेट्स है ये भी पुश और पुल फोर्स अप्लाई करती हैं। देखो, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, जब फोर्स एक्ट करती है सेम डायरेक्शन के अंदर, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो होगा टू फोर्सेस का। देखो कैसे समझते हैं इसको, फर्स्ट वाली चीज़ को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स को। तो ये दो दोस्त थे, एक का नाम है पीकू, दूसरे का नाम है चीकू। अच्छा, फोर्स को मेजर किस में करते हैं? जैसे हम लोग वेट को मेजर किस में करते हैं? केजी ग्राम के अंदर, ठीक है। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर्स और मीटर के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें फोर्स को मेजर करना हो तो हम उसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन के अंदर। एन लिख देते हैं हम लोग सिंपली, याद रखना। अब आप फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम लोग? न्यूटन में। तो यहाँ पर पीकू और चीकू, पीकू ने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, चीकू ने भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई। ये दोनों मिलकर इस डब्बे को क्या कर रहे हैं? दे आर पुशिंग इट, धक्का दे रहे हैं इसको डब्बे पर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो डब्बा है इसके ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है पीकू, जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है चीकू, इनको ऐड कर लेंगे तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? 20 न्यूटन। सिंपली हमारा आंसर निकल गया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला हमारी स्टेटमेंट है वो यही कहना चाहती है, जब हम लोग मिलकर फोर्स अप्लाई करते हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इन दोनों की टोटल फोर्स अप्लाई होगी, दोनों की टोटल फोर्स काउंट होगी, सम ऑफ दीज टू फोर्सेस काउंट होगी। नेक्स्ट, when two forces act in opposite direction, जब हम लोग दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। द फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड विच इज डिस्क्राइब्ड इन इट्स स्ट्रेंथ। तो मैग्नीट्यूड क्या है? यही 10 न्यूटन। न्यूटन मतलब कि कितनी पावर की फोर्स लगाई जा रही। तो इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर पीकू अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया, चीकू अपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हो गया, दोनों ने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी। तो इस बॉक्स के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई होगी? 0 न्यूटन की, क्योंकि इसकी फोर्स पीकू की फोर्स को कैंसिल कर देगी चीकू की फोर्स, और जो पिंकू की फोर्स होगी वो चिंकू की फोर्स को कैंसिल कर देगी। तो ये आपको क्लियर होगा पिंकू और चिंकू के एग्जाम्पल से कि जब ये दोनों ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं, एक इस डायरेक्शन से लगा रहा है, एक इस डायरेक्शन से, तो एक किस तरफ लगा रहा है? एक लगा रहा है लेफ्ट साइड में और एक लगा रहा है राइट साइड में। तो दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं। तो कितनी टोटल फोर्स अप्लाई होगी? 0। लेकिन यहीं पर जो चिंकू है उसने लड्डू खाए और लड्डू खाकर उसके अंदर आ गई ताकत, वो लगाता है 20 न्यूटन की फोर्स, और जो पिंकू है वो लगाता है 10 न्यूटन की फोर्स, इसने अभी लड्डू नहीं खाए। तो अब ये लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बताओ बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑब्वियसली चिंकू के पास ज़्यादा पावर है, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर देगा बॉक्स को? इन द लेफ्ट डायरेक्शन। देखो उल्टी तरफ, इस तरफ में मूव करेगा बॉक्स, इस तरफ में, ठीक है। और टोटल फोर्स बॉक्स के ऊपर कितनी अप्लाई होगी? 10 न्यूटन की। 10 न्यूटन लेफ्ट। 10 न्यूटन लेफ्ट क्यों लिखा है? क्योंकि लेफ्ट की तरफ फोर्स अप्लाई हो रही है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर फोर्स ज़्यादा हुई चिंकू की, तो जो पिंकू की फोर्स थी इसके कंपेयर में कम थी, इस वजह से बॉक्स के ऊपर फोर्स 10 न्यूटन की अप्लाई हो रही है और वो भी लेफ्ट डायरेक्शन में ये बॉक्स मूव करेगा। द फोर्स ऑलवेज हैज़ अ डायरेक्शन। जब भी हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो एक डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग मेजर कर सकते हैं स्ट्रेंथ को या फिर मैग्नीट्यूड को किसी ना किसी तरीके से। जैसे यहाँ पर हमने किस तरीके से मेजर करा है कि 20 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो हर एक फोर्स का एक मैग्नीट्यूड ज़रूर होता है।
द इफेक्ट ऑफ फोर्स में ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज चेंज। देखो, जब भी हम लोग फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर चिंकू ने अप्लाई करा 20 न्यूटन से, पिंकू ने अप्लाई करा 10 न्यूटन से, तो यहां पर बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जहां से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही होगी। तो यहां पर यही बताया है, जहां से फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी वहां पर ज़्यादा इफेक्ट हमें फोर्स का देखने को मिलेगा। फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। साइज और शेप कैसे चेंज कर सकते हो? देखो, फोर्स की हेल्प से आप साइज कैसे चेंज कर सकते हो? आप क्या करो, आप एक टमाटर ले लो, उसको ज़ोर से प्रेस करो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप उस टमाटर के ऊपर, उसकी क्या हो जाएगा? साइज चेंज हो जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगी। जो पहले गोल टमाटर होगा वो पिचक जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अच्छा, ऐसा ही यूनिट क्या है जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि फोर्स को मेजर किस में करते हैं हम लोग? न्यूटन में, और न्यूटन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एन। अच्छा, फोर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। फोर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है? F = ma, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले से क्या पता चल रहा है? देखो यहां पर मेरे पास है एक रिमोट। अच्छा बताओ, ये जो रिमोट है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना आसान है या फिर कंपेयर टू दिस बॉटल जो कि बहुत हैवी है? अब ये जो बॉटल है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना आसान है या फिर इस छोटे से हल्के से रिमोट के ऊपर? बोलोगे सर आप मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिमोट है इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना थोड़ा आसान है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर ऐसा इस वजह से है बिकॉज इसका जो वेट है वो काफ़ी कम है बॉटल से। बॉटल बहुत भारी है और ये बहुत हल्का है। तो यहाँ पर आता है मास। जो फोर्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? मास के ऊपर भी। ऑब्जेक्ट का मास कितना है? अगर आप दीवार के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो दीवार का तो मास बहुत ज़्यादा है, तो दीवार क्या मूव करेगी? नहीं। अगर आप इस छोटे से रिमोट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये तो मूव कर जाएगा। वाई? क्योंकि इसका मास क्या है? कम। ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि कितनी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रिमोट है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये आसानी से मूव कर रहा है। लेकिन क्या मैं इतनी ही आसानी से इस बॉटल को भी मूव कर सकता हूँ? नहीं, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी मुझे। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? एक्सेलरेशन के ऊपर। स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है एक तरीके से ऑब्जेक्ट की, कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। जैसे कि ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ इसकी स्पीड को, इसको ज़ोर से तेज़ से फेंक सकता हूँ। लेकिन बॉटल को इतना तेज़ मूव भी नहीं कर सकता और इतना तेज़ी से फेंक भी नहीं सकता बिकॉज ये थोड़ी हैवी है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स की हेल्प से हम लोग चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक कार है जो कि मूव कर रही है एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और उसके पास कुछ स्पीड भी है, तो हम लोग बोल देंगे कि ये कार क्या है? इट इज़ इन मोशन। अच्छा, एक कार है जो एक जगह पर खड़ी हुई है बहुत देर से। अच्छा, कुछ स्पीड भी नहीं है इस कार के पास, ज़ीरो स्पीड है, ठीक है, और एक ही जगह पर ये खड़ी हुई है, तो हम लोग क्या बोल देंगे? इट इज़ इन रेस्ट। तो मोशन में किसी भी चीज़ को कब बोलते हैं? जब वो मूव कर रही होती है, उसकी कोई स्पीड होती है। और कोई भी चीज़ रेस्ट पर कब बोलते हैं? जब उसकी स्पीड ज़ीरो होती है और वो मूव नहीं कर रही होती। तो फोर्स की हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को मोशन या फिर रेस्ट पर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोर्स क्या चीज़ अप्लाई कर रही होगी? ज़रूर इस कार का इंजन कुछ फोर्स जनरेट कर रहा होगा जिसकी वजह से ये कार मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर इस कार के अंदर जो इंजन है वो बंद है और कोई ड्राइवर भी नहीं है, तो ऐसे ही ये खड़ी हुई है, मूव ही नहीं कर रही, तो ये क्या है? रेस्ट पर है। फोर्स की हेल्प से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की शेप को। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को आप प्रेस कर सकते हो तो इसका साइज़ क्या हो गया? कम हो गया। आप इसको खींच सकते हो फोर्स अप्लाई करके तो इसका साइज़ क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर फोर्स से हम लोग शेप और साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा फोर्स लगाई तभी तो ये सारी चीज़ कर पाओगे। अगर बहुत कम फोर्स लगा रहे हो तो क्या आप इतना स्प्रिंग को खींच पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है जिस पे डिपेंड करता है कि मान लो आप कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसी से शेप और साइज़ चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़ोर से मुक्का मार रहे हो
किसी दीवार के अंदर, तो क्या उसका शेप और साइज चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपके मुक्के से फोर्स अप्लाई हो रही है वो तो बिल्कुल बहुत कम है दीवार के लिए। लेकिन वहीं पर आप एक बड़ा सा हथौड़ा ले रहे हो और फिर कस के दीवार के अंदर उसे मार रहे हो, तो क्या होगा? वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगने की वजह से शायद दीवार टूट जाए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस दो टाइप की हमें बताई गई हैं, एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दूसरी है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब दो या फिर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो हम लोग उन फोर्सेस को बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एग्जाम्पल के लिए क्या होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस का? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे कि ये स्टेपलर है, अब स्टेपलर को प्रेस करना है, मुझे फोर्स अप्लाई करनी है, तो मैं इसको ऐसे करके प्रेस कर रहा हूँ हैंड्स का यूज़ करके, तो आई एम कमिंग इन इट्स कॉन्टैक्ट, मैं इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा हूँ, इस वजह से मैं कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ? कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर कुछ ऐसी फोर्सेज होती है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं, जिसमें टच करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट के। तो ये वाली फोर्स का एग्जांपल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पढ़ेंगे अभी इन तीनों फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। द फोर्स दैट कम इनटू प्ले बिकॉज ऑफ, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर भी अलग अलग फोर्सेस होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स दैट कम इनटू प्ले बिकॉज ऑफ एक्शंस ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जब हम मसल्स का यूज़ करते हैं, जैसे फुटबॉल को किक कर रहे हैं, कौन से मसल का यूज़ कर रहे हैं? अपने लेग्स के। यहाँ पर इस वाले गेम को बोलते हैं हम लोग ठग ऑफ वॉर। क्या आपने कभी ठग ऑफ वॉर गेम खेला है? कमेंट करके बताना। एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स को कभी कभी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हो गई हमारी मस्कुलर फोर्स। फिर दूसरे टाइप की जो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। देखो, काफ़ी सिंपल है। फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम जानेंगे, जो एक आपका प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास 8 में चैप्टर है, उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया मैं फ्रिक्शन के बारे में। लेकिन अभी हम समझते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है। देखो, यहाँ पर एक ये बॉय था, इसने राइट डायरेक्शन में इस बॉक्स को मूव करने की कोशिश करी। जब ये राइट डायरेक्शन के अंदर इस बॉक्स को मूव कर रहा था, तो इस बॉक्स के अपोजिट जो फोर्स एक्ट करेगी, देखो यहाँ पर एक फोर्स अपोजिट एक्ट कर रही है, तो यही वाली फोर्स को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मैंने इसको यहाँ से यहाँ पर मूव करने की कोशिश करी स्टेपलर को, लेकिन इस स्टेपलर के अपोजिट जो फोर्स एक्ट कर रही है नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ लेकिन ये यहाँ पर मूव करेगी, वो कौन सी फोर्स होगी? दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर अप्लाई होगी? लेफ्ट डायरेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे यहाँ पर ये बॉक्स था, ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रही है? इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी होता है। कभी आपने ऐसे करके हाथ रब करे हैं, जब हैंड रब करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग हैंड्स को रब करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है और इस वजह से हमारे हाथ भी हीट हो जाते हैं। बस इतना समझना है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट एक्ट करती है, जिस भी डायरेक्शन में आप ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो उसके। जैसे यहाँ पर अगर आप राइट साइड में किसी चीज़ को मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट साइड में आपके ऊपर अप्लाई होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का फर्स्ट एग्जांपल था मैग्नेटिक फोर्सेस। सबसे पहले देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन सी फोर्सेस थी? व्हेन द ऑब्जेक्ट डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड येट आर एक्सर्टिंग अ फोर्स अपॉन ईच अदर, तो उसे बोलते हैं हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। जो भी फोर्स एक्सर्ट करते हैं मैग्नेट्स एक दूसरे पर, उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, क्या मैग्नेट्स पे ही मैग्नेट्स अपनी फोर्स एक्सर्ट करती हैं? नहीं, लोहे की चीज़ों पर भी, आयरन की चीज़ों पर भी करती हैं। तो मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल, और जो अपोजिट वाले पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो यही बताएं। फिर आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या आपने कभी ऐसा करा है, एक बैलून लिया हो, सर के ऊपर रब कराओ, फिर आपने देखा होगा कि उस बैलून से ऐसे बाल चिपकने लग जाएंगे? तो ये कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसकी वजह से आपके बाल ऐसे चिपकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो लाइक चार्जेस होते हैं ना, कुछ चार्जेस हो जाते हैं जब आप रब करते हो ना बैलून को अपने हेड से,
बैलून की जगह अगर आपके पास अभी स्केल रखा है तो स्केल से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन जब आप ऐसे रब करते हो ना तो उसके अंदर कुछ चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। अब ये जो चार्जेस होते हैं या तो पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होते हैं या नेगेटिव चार्जेस स्टोर होते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो भी रिपेल करेंगे, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो जब भी आप ऐसे बैलून रब करते हो तो बैलून्स के पास शायद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आपके हेयर्स के पास नेगेटिव आ जाता होगा, तो वो इस वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस वाली फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि पुश करते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से। फिर आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है अर्थ। हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ के ऊपर है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है। जैसे ये बच्चा बैठा था मजे से ज़मीन पर, इसके ऊपर से एप्पल गिर गया, तो एप्पल गिर गया, सोचने लगा यार एप्पल कैसे गिर गया, क्योंकि एप्पल को अट्रैक्ट कर रही थी ग्रेविटी। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं, जो एप्पल के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, जो कि अर्थ पर है या फिर अर्थ के आसपास भी है। इनफैक्ट मून के ऊपर भी ग्रेविटी एक्ट करती है। प्रेशर, अब बात करते हैं हम लोग प्रेशर की। अच्छा, प्रेशर के बारे में जानने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, उसका आंसर करना फटाफट। ये स्टेपलर है और ये मेरा हाथ है। अब मैंने क्या करा, इस हाथ से मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ फोर्स अप्लाई करी स्टेपलर के ऊपर, और यहाँ पर मैं प्रेशर डालना चाहता हूँ अपने हाथ के ऊपर इस स्टेपलर से। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 10 न्यूटन की मान लो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो प्रेशर यहाँ पर मेरे हाथ पर बहुत कम लग रहा है। बट यहीं पर अगर मैं ये ले लेता हूँ कंपास, और इसको अपने हाथ पर 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ और प्रेशर लगाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे हाथ के अंदर ही छेद हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आंसर बहुत सिंपल है, आपको भी पता चल गया होगा आंसर, कि ये जो स्टेपलर है इसका सरफेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो ये वाली जो जगह है ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू दिस कंपास। कंपास का सरफेस क्या है, बहुत कम है। ये देखो कितना कम है, पॉइंटी सा सरफेस है। अगर गलती से मैंने इसको यहाँ पर कस के फोर्स 10 न्यूटन की फोर्स से अप्लाई करा तो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि मेरे हाथ के अंदर छेद हो जाएगा। तो जो प्रेशर है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया। याद रखना है आपको, किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया पे। जिस चीज़ का सरफेस एरिया कम होगा वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जिस चीज़ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इसी वजह से दीवार के अंदर जब पापा मम्मी को छेद करना होता है तो वो इस्तेमाल करते हैं किसका? कील का, यानी कि नेल का। अब कील के आगे अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा ही पॉइंटी जैसा होता है, जिससे कि इसका सरफेस जो कील का है वो बिल्कुल कम हो जाए। बिल्कुल कम सरफेस होने के कारण आसानी से वो कील जो है ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाती है वॉल के अंदर और मज़े से घुस जाती है। पता है आपको? तो एक हर चीज़ के अंदर साइंस है। द सरफेस, इफ़ द सरफेस इज स्मॉल, अगर सरफेस स्मॉल है तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। अगर सरफेस ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारा वर्क करता है प्रेशर। ऐसा ही यूनिट क्या है? प्रेशर को मेजर किस चीज़ में करते हैं? प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग पैस्कल में, दैट इज़ PA। अच्छा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? पैस्कल में। अच्छा, प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर और एरिया के ऊपर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P = FA। तो प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो और कितना एरिया है, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ से ही हमारा ये प्रेशर का फॉर्मूला निकला है। अच्छा, इसी कारण से आपको भी पता होगा कि जब भी आप अपने स्कूल के बैग लेते हो तो स्कूल के बैग के जो स्ट्रैप्स है वो मोटे मोटे इसी वजह से होते हैं। अगर उनको बिल्कुल पतला कर दिया जाएगा, ये जो कुछ बैग्स होते हैं ना जब पिकनिक पे हम लोग लेके जाते हैं, जो पिकनिक वाले बैग्स होते हैं, इनकी तरह इन्हें पतला कर दिया जाएगा इनके स्ट्रैप्स को, तो आपके शोल्डर में दर्द होने लग जाएगा रोज़। इसी वजह से जो स्कूल के बैग होते हैं हमारे नॉर्मल स्कूल वाले बैग, उनके स्ट्रैप मोटे होते हैं
और जो हमारे पिकनिक वाले बैग होते हैं जनरली उनके स्ट्रैप पतले पतले होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप क्या भर के ले जाओगे पिकनिक बैग के अंदर? चॉकलेट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, और वो भी फिर बस में जाकर रख देना। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि प्रेशर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स और एरिया के ऊपर। इसी तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कुछ लिक्विड्स और गैसेस भी। लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट करते हैं अपना प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब जिस चीज़ के अंदर जिस चीज़ के अंदर हमने लिक्विड या गैसेस को रखा हुआ है उसके कंटेनर के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे ये बॉटल है, इसके अंदर पानी फिल है, तो आप देखो ये जो इसके बाहर वाला एरिया हो गया यहाँ वाला, तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा ज़रूर वाटर भी और क्या चीज़ हमारी गैसेस भी। फिर बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी कुछ प्रेशर होता है, बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल अर्थ के सरफेस की बात करोगे तो यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत हाई होता है, और जब ऊपर की बात करोगे माउंटेन वाले रीजन की या फिर अर्थ के जो थोड़ा और ऊपर वाला रीजन है वहाँ पर एयर प्रेशर लो होता है। अच्छा, आप इसका लाइव एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइव एक्सपेरिमेंट ये है कि अगर आप किसी माउंटेन की चढ़ाई करने जाओगे तो वहाँ पर आपको ब्रीदिंग में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा, कुछ माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उन लोगों की तो नोज से ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, नाक से खून भी आने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन और एयर का लेवल इतना कम होता है, एयर प्रेशर इतना लो होता है जब वो माउंटेन्स के ऊपर पहुंचते हैं कि उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसी वजह से माउंटेनियर्स अपने साथ ये गैस के कंटेनर्स, ऑक्सीजन वगैरह लेकर जाते हैं और इससे आसानी से वो ब्रीद कर पाते हैं। अगर ये नहीं होंगे उनके पास तो इतने ऊंचे पहाड़ पे वो नहीं चढ़ सकते और उनकी डेथ हो जाएगी। तो आई होप ये आपको पता चला होगा। ये देखो, ये बच्चा है, ये आपको क्या करके दिखा रहा है, इसने एक अपने सर पर ऐसे कुछ जार जैसी चीज़ रख रही है और यहीं से हमें पता चल रहा है कि जो एयर का प्रेशर है नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा है और ऊपर की तरफ बहुत कम है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि जो ग्राउंड के लेवल पे है, एट सी लेवल हम लोग बोल सकते हैं, हायर एयर प्रेशर होता है, और जब ऊपर हम लोग चले जाते हैं माउंटेन्स के लेवल तक तो जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द अर्थ। जब जितना ज़्यादा हम अर्थ की तरफ मूव करते रहते हैं, अर्थ के पास आते जाते हैं, उतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर इंक्रीज होता रहता है, और वहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता रहता है जितना दूर हम अर्थ से जाते जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और हमने अच्छे से कंप्लीटली समझ लिया है फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर। आपसे एक क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए मैं देना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों बोलते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर करना। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट आप सबके लिए न्यूज़ है, वो ये है कि ये जो हमने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके अगर आपको नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए। सर सैम्पल पेपर क्या होते हैं? देखो, जो पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आते ही आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं सैम्पल पेपर के अंदर। शाउट आउट चाहिए आपको, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब करना है, उसके साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। मेंबर बनोगे तो ये तीनों चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन मनु से ज्ञान लेते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।